नमस्कार। तो इस वक्त आज की बड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, मटियामेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो हम लगातार इस पर बने हुए हैं, इस खबर पर बने हुए हैं। सुबह से जो बैठकें चल रही हैं, जो अपडेट हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से खबरें आ रही हैं, जो सीम ठिकाने किए ध्वस्त, आतंकिस्तान के खिलाफ इस अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 बजे तक पाकिस्तान और पीओके में हार्डकोर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल हमले किए गए। मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप लश्कर तैयबा का कैंप है। वहीं मुजफ्फराबाद में सैयदाना बिलाल कैंप पर स्ट्राइक की गई है। यह जैश ए मोहम्मद का कैंप है, जो हथियार विस्फोटक और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर कोटली में गुलपुर कैंप को भी टारगेट किया गया। यह 20 अप्रैल 2023 को पुंछ हमले और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रा यात्रियों से भरी जो बस थी, उस बस पर हमले से जुड़े लश्कर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अलावा भीमबेर में बरनाला कैंप को भी ध्वस्त किया गया। यह हथियारों और आईईडी की सप्लाई का केंद्र और ट्रेनिंग सेंटर था। ऐसे ही एलओसी से 23 किलोमीटर दूर एक अन्य कोटली कैंप में 15 आतंकवादियों की क्षमता वाले लश्कर के फिदायीन को प्रशिक्षित किया जाता था। इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो तमाम जानकारी हम इस ऑपरेशन की आपको लगातार दे रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन इस बीच पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यह बड़ी डेवलपमेंट है आज की। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले इस भारत के सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी अपने कैबिनेट के साथियों को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने तैयारी के मुताबिक बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सेना की सराहना भी की। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार कल 11 बजे केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कल जो है ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग करके जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस विशेष ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। आयोजकों और फाइनेंसरों को, आतंकवाद के आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का भारत ने यह प्रयास किया। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साथ ही यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हो चुके हैं। लश्कर द्वारा सोशल मीडिया हैंडलों पर रीपोस्ट करना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। इस हमले की रूपरेखा आतंकवादियों के साथ जुड़े पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर 25 अप्रैल को यूएनएससी ने प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस दंडनीय कार्य से जुड़े अपराधियों, प्रायोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत की आज की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, बड़ा साफ कर दिया भारत ने। और लगातार जो अपडेट हैं इस पूरे भारत की स्ट्राइक के बाद, उसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो पूर्व महानिदेशक हैं इन्फेंट्री के, और हमारे जो हैं साथ साथ इसके अलावा अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं चंडीगढ़ से, और नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जो है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के पास मौजूद हैं। जो है सीधा सीधा इस वक्त पहले ही जानकारी लेने के लिए नीरज, मैं आपके पास चल रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। नीरज, अभी क्या अपडेट है आपके पास? आप इस वक्त शायद नॉर्थ ब्लॉक में हैं, तो क्या वहां से अपडेट है? बैठकों का सिलसिला चल रहा है, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए अशोक, सबसे बड़ी अपडेट है कि गृह मंत्री इस समय एक बैठक कर रहे हैं और खासतौर से जो भारत की इंटरनेशनल जो सीमाएं हैं, जो दूसरे देशों से लगे हुए हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनके साथ ये बैठक चल रही है। गृह मंत्री उस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो गृह सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी बैठक में मौजूद है। और जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वीसी के थ्रू ये बैठक जो गृह मंत्री हैं वो ले रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़े हुए हैं। चूँकि आंतरिक हालातों में किस तरीके से कदम उठाने हैं, आंतरिक हालात किस तरीके से बेहतर रहें, उस पर काम करना है। क्योंकि आपने भी देखा है कि सुबह से ही गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव है। जो गृह सचिव हैं उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करी थी और उनको एक तरीके से वीसी के माध्यम से ये बताया भी था कि जम्मू कश्मीर की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर किस तरीके से जो काम है वो किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनसे फ़ोन पर बात करी थी और जम्मू कश्मीर के जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर किस तरह की स्थिति है उस पर उन्होंने बात करी थी। और अब ये एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें आप देखें कि नेपाल, इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो सटे हुए हमारे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के जो साथ है वो बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं इस समय। और ये बैठक अशोक अभी भी चल रही है। इसमें गुजरात और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो राष्ट्रपति महोदय उनसे भी मुलाकात करने गए थे, चूँकि तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं राष्ट्रपति महोदय, और उनको ब्रीफ किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहें कि जिस तरीके से संयमित तरीके से भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों को जवाब दिया है, उसकी तारीफ भी हो रही है। आप देखें कि ना तो हमने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को टारगेट किया, ना ही जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके इलाकों को किसी तरीके से टारगेट किया। और ये वो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड हैं अशोक, जहां पर पहलवान जो हमला हुआ था उसकी ट्रेनिंग हुई थी। इससे पहले आप देखें कि पुलवामा में जो हमला हुआ था इसकी ट्रेनिंग हुई थी। और इन्हीं आतंकवादी जो लॉन्चिंग पैड हैं, जहाँ से जो कसाब है और जो डेविड कोलमैन हेडली है उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो इनका नष्ट किया जाना बहुत ज़रूरी था। और भारत बरसों से इस दंश को झेल रहा है, आतंकवाद के दंश को झेल रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत को अगर थोड़ी सी भी अगर आतंकवाद ने कोई परेशानी देने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने खुद स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जिन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी, इस तरीके का जवाब उनको दिया जाएगा। तो बैठकों का दौर अब चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हमने तमाम जो देश हैं उनको बताया है, अपने ऑपरेशन के बारे में सूचित किया है। अब आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है जो आप बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस भारत की स्ट्राइक के बाद जो है भारत को सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, और ख़ास करके वो राज्य जो सीमावर्ती राज्य हैं उन राज्यों को ख़ास तौर से सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। न सिर्फ वहाँ पर जो है भारत की सशस्त्र बल, बल्कि जो इंटरनल वहाँ पे जो स्थिति है उस पर भी नज़र रखना, उसको नियंत्रण में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बैठक बुलाई गई है जिसके बारे में नीरज अपडेट दे रहे थे। जनरल संजय कुलकर्णी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, ये 22 तारीख को जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये तो तय था कि भारत जवाब देगा, ये सब चर्चा कर रहे थे भारत जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके थे, रक्षा मंत्री कह चुके थे, गृह मंत्री कह चुके थे, लेकिन वो जवाब कैसा होगा इसको लेकर अटकलबाजियां थी। हम जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, हम इसके पहले जो है हम एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि युद्ध जैसे माहौल है, भारत युद्ध नहीं करना चाहता, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, दुनिया भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। ऐसे में क्या भारत के पास कुछ और भी विकल्प थे, या ये जो विकल्प था बड़ा सोच समझ के इस विकल्प को चुना गया? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। ये जो विकल्प चुना गया, अगर हम इसको देखें, मुझे लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है वो साफ साबित करता है कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या था, और वो मकसद इस ऑपरेशन के द्वारा हल किया गया है। ऐसा ऑपरेशन जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल नपातुला। क्यों नपातुला? कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया गया, किसी भी सिविलियन जो जगह है उस पर हमला नहीं किया गया। ये क्या दर्शाता है? मकसद एक था, पाकिस्तान नहीं, आतंक, और वो आतंक जो पाकिस्तान में पल रहा है और उनको ठीक ठिकाना बनाना, चाहे वो फिर हाफिज सईद का रहने का जगह क्यों ना हो, या मसूद अजहर की जगह क्यों ना हो, या लखवी की जगह क्यों ना हो, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि वो आतंक की जगह जहाँ से आतंक पलता है, जहाँ का आतंक का सोर्स है, उसको बर्बाद करना, और एक मैसेजिंग देना पाकिस्तान को कि आपको उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 2016 में, तब भी आप नहीं मान रहे। आपके ऊपर पुलवामा के बाद जिस प्रकार से बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसके बावजूद भी आपने पहलगाम किया। लेकिन बात यह है कि उनके जो जिहादी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जिन्हें हम कह सकते कि सैयद मौलाना हाफिज जो हैं, वो जो कहते हैं वही DGISI थे जब पुलवामा हुआ, और वही आज चीफ हैं जब पहलगाम हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? एक मानसिकता, और ये एक नीच मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता। और भारत विरोधी मतलब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से जो चीज़ सीखी कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, वो जिया से। और ये तो जी हमारे हीरो हैं, जो मुशर्रफ कहते थे, यही वही कह रहे हैं, ये तो जी हमारे हीरो हैं, और उनको संभालना और उनको इस तरीके से आतंक में डालना, ढकेलना, भारत के ऊपर आतंकी हमले करना, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है बहुत नपातुला जो ऑपरेशन हुआ है, इससे भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है। अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ करने की सोचता है या करता है, तो फिर वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं रहेगा,
फिर उसका ऑपरेशन कुछ और हो जाएगा, नाम भी बदली हो जाएगा। जो सिंदूर था वो ऑपरेशन हमने समाप्त कर दिया है, हमने बदला जो लेना था हमने बदला ले लिया है, हमने जो बताना था हमने बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि देश के बीच में भी जो आक्रोश था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया होगा, ये सोच करके कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि आतंकवादी, ये जो भारत ने स्ट्राइक की है, इस स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए हैं इसको लेकर कोई बहुत अभी क्लियर आंकड़ा नहीं है, लेकिन वहां से पाकिस्तान से जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें आतंकी कई आतंकी जो कमांडर थे, बाकायदा आतंकी संगठनों के कमांडर जो थे, उन कमांडर्स का जो है जनाजे की तस्वीरें आई हैं, उनकी डेड बॉडीज की तस्वीरें आई हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जो मसूद अजहर है, जो एक बड़ा टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो मसूद अजहर के परिवार के, उनके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार जो हैं वो करीब 1 दर्जन उसके परिवार के और रिश्तेदार लोगों के मरने की खबर है। ये जानकारी भी आई है। अमृतपाल, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो मसूद अजहर को लेकर जो खबरें आ रही हैं, और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मसूद अजहर की तरफ से ये बात खुद जो है स्वीकार कर ली गई है कि उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार के जो है वो करीब 1 दर्जन लोग इस आतंकी जो आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई थी उसमें मारे गए हैं? जी, मसूद अजहर ने ये पुट आउट किया एक स्टेटमेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने कि 14 लोग जो मरकज सुबान है वहाँ पर जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं बावलपुर में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के उस पर जो अटैक हुआ है उसमें 14 लोग मरे हैं, जिसमें 10 उसके डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन है, उसके जीजा हैं, ब्रदर इन लॉ हैं और रिलेटिव्स हैं, और 4 इनके क्लोज एड्स हैं जिनका जनाजा आज शाम 4 बजे निकलेगा, वहीं भावलपुर में दफनाए जाएंगे। इनफैक्ट मसूद अजहर ने ये भी कहा है कि मैं तो खुद क्यों नहीं इसमें, वो अपने आप को वो शहीद का टर्म यूज़ करता है, पर चलें वो उसका टर्म है कि मैं क्यों नहीं इसमें शहीद हुआ या मैं क्यों नहीं इसमें मारा गया। तो क्लियरली क्षति तो पहुंची है पाकिस्तान को, और एक क्षति ये जो टेररिस्ट, बिकॉज अगर आप ब्रीफिंग देखें जो आज सुबह की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, हमने टारगेटेड मेजर्ड रिस्पांस दिया है, जहां हमने बिल्डिंग गिरानी थी हमने वही बिल्डिंग गिराई है, या हमने जो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स गिरानी थी वही गिराई है। जो तस्वीरें भी आ रही हैं, साथ वाली अगर बिल्डिंग नहीं गिरानी थी, वहां पर कुछ नहीं था, तो वो बिल्डिंग खड़ी है। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर, और तभी शायद 14 दिन लगे, क्योंकि एक वेल कैलकुलेटेड मेजर्ड रिस्पांस और एक ब्रिलियंट रिस्पांस जो मिलिट्री टर्म्स में दिया गया क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बेस पर, कि कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कहाँ कहाँ लॉन्च पैड है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ टेररिस्ट अभी भी होल्ड अप है, कहाँ कहाँ एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं। पर जैसे मसूद अजहर या हाफिज सईद जैसे लोग, ऑब्वियसली इनको मूव आउट किया गया है। हालांकि ये तो पाकिस्तान तो क्लेम करता है हाफिज सईद अंडर अरेस्ट है, पर सबको पता है कि वो अरेस्ट किस किस्म की अरेस्ट है, वो जहां जाना चाहता है जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने तो एक तरह की उसको सिक्योरिटी दे रखी है। तो अब शायद अगला स्टेप होगा कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इन टेररिस्ट के जो सरबराह हैं उनको टेक आउट किया जाए, और वो जैसे कई स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से लोग कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, भारत एक नॉन एस्केलेटरी स्टेप लिया है, पर आगे आने वाले दिनों में, महीनों में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म स्टेप्स भारत लेगा। भारत अभी अपना माइंड मेकअप कर चुका है कि इस मसले का हल भारत को ही करना पड़ेगा, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी लिप सर्विस करेगी आपकी तरफ, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, पर आपको यू हैव टू ब्रूम योर ओन बैकयार्ड, तो वो उनको ठीक भारत को ही एक्ट करना पड़ेगा। जी, भारत को ही एक्ट करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है भारत एक्ट करेगा, इस बात के जो संकेत मिल रहे हैं जिसकी तरफ अमृतपाल वाले। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये, जैसा हमने आपको बताया कि मसूद अजहर, उसके इस बीच जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है एक और ट्वीट किया गया है, इसमें जस्टिस सर्व्ड के हैशटैग से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो टारगेट्स बताए गए हैं। टारगेट 1 अब्बास टेररिस्ट कैंप एट कोटली, डिस्टेंस 13 किलोमीटर। ये जो तमाम सेना की तरफ से ये बताया गया है कि उसके टाइमिंग के साथ बताया गया है कि कब कौन सा ऑपरेशन और कब कौन सा ठिकाना जो है उसको कितने बजे ढेर किया गया, उसको लेकर और कितनी दूरी पर था।
तो जो कुछ जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त नहीं मिल पाई थी, उसको लेकर के ये तमाम जानकारी अब सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर जो है एक्स के जरिए, जो फॉर्मर ट्वीट है उसके जरिए, ट्विटर है उसके जरिए ये तमाम जानकारी दी जा रही है। कितने बजे कौन सा जो ठिकाना था आतंकवादियों का, उसको भारत ने निशाना बनाया। अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली, ये देखिए, ये वीडियो भी वहाँ के दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर भारत ने अटैक किया। भारतीय सेना की तरफ से तमाम जो जानकारी दी गई है, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार जानकारियां भारत की तरफ से शेयर की जा रही हैं दुनिया भर को। ये सेना की तरफ से जो ट्वीट किया गया, तो ये जो है सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई, हम उस पर बने हुए हैं। लगातार जो जानकारी आ रही है, और जनरल कुलकर्णी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिस तरह से मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया गया, और एक आतंकवादी जो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जो है उनकी जान लेने के, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, आज वो तड़प रहा है। वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। वो ये कह रहा है क्योंकि वो उसको शायद भारत उसको तड़पा के मारना चाहता है, क्योंकि अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने सामने मरते देखना, अपनी हरकतों की वजह से, अपने जो आपने किया, जो पाप किया, उसके पछतावे के रूप में उसका जो भुगतान आपको करना पड़ रहा है। आपको अपनी बहन, अपने जीजा और अपने परिवार के जो लोग थे, उनकी जो लाशें उठानी पड़ रही हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब जो है, इससे सटीक जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल अशोक जी, आप समझ सकते हैं कि 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना बहुत बड़ी बात है। और मसूद अजहर, जिसके लिए 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उन्होंने पकड़ा, और एक का तो गला काट दिया, एक वहाँ से भागा, और 4 जो है उनका लापता अभी तक नहीं पता चला। तो 2003 में JNK गवर्नमेंट ने उसका डेथ सर्टिफिकेट रिलीज कर दिए, जिसमें 2 अमेरिकन थे, 2 ब्रिटिश, एक स्कैंडिनेवियन और एक डैनिश। किसके लिए ये सब क्या कांड उन्होंने, इस मसूद अजहर को जेल से रिहा करने के लिए। रिहा तो हुआ नहीं, तो IC-814 हाईजैक किया, जिसमें ये रिहा हुआ। आप समझ सकते हैं कि तब से लगातार 2 दशक से भी ज़्यादा ये कार्रवाई क्या कर रहा है। अभी भी मैं तो बड़ा खुश होता अगर ये मारा जाता, लेकिन अब जैसे कह रहे हैं कि इसका परिवार जो है वो, उसको और दुख हो रहा होगा कि उसके सामने उसके परिवार का जनाजा निकल रहा है। ये मैं कहूँगा, कुछ भी हो, जैसे भी हो, ये आदमी जो एक आतंकी, ये हुआ, हाफिज सईद हुआ, लखवी हुआ, बाकी इनके जो भी आतंकी हैं, इन्होंने एक तरीके से एक फैक्ट्री चला रखी है, एक इंडस्ट्री बना रखी है, जिससे खुद उनके रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि 3 दशक से लगातार पाकिस्तान के अंदर USA की मदद के लिए इन्होंने खड़े किए। और बिलावल कह रहा है यहाँ हमने किया है, हमें शर्म भी है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमने USA के लिए किया, इसके लिए किया। ये सब के सब आतंकी हैं, और पाकिस्तान की फौज जो 5.5 लाख फौज है, वो बिल्कुल लड़ाई करने के काबिल नहीं है। वो सारे के सारे आतंकी बन चुके हैं। इसलिए ये जितना काम भी करते हैं आतंकी, यही कारण है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का मार खा रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, रोज उनके सैनिक मर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या रहा है, वही हाल हो रहा है। तो यही कारण है कि उनके जो मुनीर हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो क्या चाहते हैं, वहाँ से अपना उनके जो अंदरूनी हालात जो ख़राब हैं, एक तो इकोनॉमिकली, एक सिविल तरीके से, सिविल के लोग जो हैं, पाकिस्तानी आवाम जनरलों से नाराज़ है, उनके कोर कमांडर के घर जला रहे हैं। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के अंदर। अब वो पूरा होता नहीं कि मुनीर लगा हुआ है हिंदुस्तान में आतंक भेज करके पहलगाम जैसे कांड करने के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा, पूरे विश्व को पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि इस तरह के आतंकी देश जो हैं, इनके बरखिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा मसूद अजहर, जाहिर सी बात है कि अभी शायद मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं
उनको और तड़प तड़प के शायद मरना है, इसलिए आज वो शायद जिंदा बच गया, क्योंकि कुदरत का भी इंसाफ होता है और कुदरत का जो इंसाफ होता है वो बहुत बड़ा इंसाफ होता है। तो शायद इसीलिए अगर वो आज जिंदा है, हालांकि कह नहीं सकते, पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के अगर वो मसूद अजहर मारा भी गया होगा, हो सकता है वो भी मारा गया हो, तो पाकिस्तान की तरफ से जो दिखाया जा रहा है उसको जिंदा दिखाने की कोशिश है। इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तान जो है डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का खेल खेलता है, वो लगातार झूठी खबरें फैलाता है। अगर मारा भी गया होगा तो वो पाकिस्तान उसको बताएगा नहीं, बड़ी मुश्किल होगा कि इसको ये पाकिस्तान जो है ये बात स्वीकार करे। लेकिन जो भी हुआ है, कम से कम इतना जरूर हुआ है कि आतंकवादी, बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे गए हैं, इतना तो तय है, और इसलिए अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। नीरज, एक बार फिर आते हैं, जो बैठक हो रही है, इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, इसमें जो तमाम राज्यों के 9 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जो है शामिल हो रहे हैं इस बैठक में, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 9 राज्यों से? क्योंकि हम अभी भी कल तक हमने देखा था कि जो ऐसे स्टेट्स थे जहां पर केंद्र सरकार से इतर राज्य सरकारें हैं, वहां से जो बयान आ रहे थे वो थोड़ा चिंता पैदा करने वाले थे, वो उनकी जो गंभीरता है उस गंभीरता को नहीं लेने वाले बयान थे। आज भी जो है जानकारी आ रही है, कुछ लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं, कुछ लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ये जो राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उनका सपोर्ट चाह रही है केंद्र सरकार? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है अशोक कि आप देखें कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो किस तरीके से मजबूत रहे। आप देखें कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सीज फायर है उसका उल्लंघन कर रहा है। आपने देखा भी होगा उन दृश्यों को कि पुंछ और उसके आसपास किस तरीके से जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाया गया। कुछ नागरिकों के मरने की खबर भी वहाँ से सामने आ रही है। यही कारण है कि आप देखें कि जो गुजरात का बॉर्डर है, इसके अलावा राजस्थान का बॉर्डर है, आप देखें कि उत्तर प्रदेश और जो नेपाल उसकी जो सीमाएं, इधर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल उसकी सीमाएं, तो भारत सरकार चाहती है कि अब आंतरिक सुरक्षा है उसको मजबूत किया जाए। आंतरिक सुरक्षा का एक मतलब ये भी है कि भारत के अंदर जो लोग इस तरीके के बैठे हुए हैं, जो एक तरीके से विघटन करने की कोशिश करते हैं, समाज में भिगटाव करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी एक तरीके से लगाम लगाई जाए। इसके साथ साथ अभी भी हम इस बात से अशोक इनकार नहीं कर सकते कि भारत के अंदर अभी भी कई सारे स्लीपर सेल ऐसे हैं जो आंतरिक गड़बड़ियां पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं और किसी भी समय वो आंतरिक गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जब पहलगांव में ये हमला हुआ था तो यहाँ पर बैठे हुए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किस तरीके से मदद करी थी, वहाँ रैकी हुई थी और रैकी करने के बाद ये टारगेटेड जो किलिंग है उसको अंजाम दिया गया था। तो इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में आपने देखा भी है, अलग अलग जगह से RDX पकड़ा जाता है, अलग अलग जगह से इनके जो स्लीपर सेल हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और सिर्फ आप पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों को ही ना देखें, कई सारे जो खासतौर से जो डॉन है या कहें कि जो गैंगस्टर हैं उनका भी आतंकवादियों के साथ एक गठजोड़ है। आपने देखा होगा कि NIA ने लगातार किस तरीके से आतंकवाद और गैंगस्टरों के गठजोड़ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। आपने देखा है कि अलगाववाद में अलगाववादी कई सारे नेता हैं, उनके खिलाफ NIA ने कार्रवाई की है, उनकी तमाम संपत्तियों को सीज किया। हवाला के थ्रू जो यहाँ पैसा पहुँचता था देश के अंदर गड़बड़ी पैदा करने के लिए, खाड़ी देशों से होते हुए उस पैसे को यहाँ तक पहुँचाया जाता था, तो उस पूरी जो चैन है उसको भी NIA ने तोड़ा था। यही कारण है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो लगातार इन राज्यों के टच में है और ये राज्य भी अब समझ रहे हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है एक बड़ा इशू है और अगर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो इस जो हालात इस समय हैं, जो तनाव बने हुए हैं, उसमें बेहतर स्थिति होगी और अपने नागरिकों को भी सुरक्षित कर पाएंगे और राज्य में भी जो शांति व्यवस्था है वो बेहतर रहेगी। यही कारण है कि उस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि आपने सही कहा कि कई सारे जो लोग हैं उनके बयान इस तरीके के आए थे जो इस समय नहीं देने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपने देखा कई सारे जो नेता हैं उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब समझना होगा और जो बार बार सबूत मांगते थे उनको सबूत खुद पाकिस्तान में बैठे लोगों ने ही सबूत दे दिया है, तो अब सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी घड़ी है जब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उन सबको एकजुट रहना होगा और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है कि भारत एक है और आतंकवाद के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो मिलकर करेगा। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और जिसमें इस बात को बैठक कितने बजे कल बुलाई गई है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
देखिए 11 बजे जो हमें जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के आसपास ये सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक में जो तमाम दलों के जो नेता हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से दिया था, किस तरीके से टारगेट किया गया था, किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई थी, किस तरीके से सेना के तमाम जो तीनों अंग हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था। प्रधानमंत्री लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर निगाह रखे हुए थे, पूरी रात उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो प्रधानमंत्री जगे भी रहे थे और मात्र 25 मिनट में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। और ये भी बताया जाएगा सर्वदलीय बैठक में कि ना तो पाकिस्तान आर्मी के किसी ठिकाने पर हमला किया गया, ना पाकिस्तान में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके किसी ठिकाने पर हमला किया गया। ये सिर्फ उन लोगों पर हमला किया जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में आतंक का काला कारोबार फैलाते हैं और उसी आतंक के काले कारोबार पर यह चोट की गई थी। और ये स्पष्ट संदेश भी है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये आतंकवादी बैठे होंगे, आतंकवादी संगठन अपनी हरकतों पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में उसे जवाब देंगी। और 3 ठिकानों जो 9 ठिकाने जो अलग अलग इनके जो ट्रेनिंग कैंप तबाह किए हैं वो उसी का नतीजा है कि एक संयुक्त तरीके से, सम्मिलित तरीके से और एक निश्चित टारगेट करके सिर्फ आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को ये टारगेट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया। यही कारण है कि कल 11 बजे उम्मीद की जा रही है एक सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें इसके बारे में ब्रीफिंग बताई तो कल 11 बजे जो है सर्वदलीय बैठक होगी जैसा जानकारी मिल रही है। और इस सर्वदलीय बैठक में भारत की ओर से जो स्ट्राइक की गई है उस स्ट्राइक के बारे में तमाम विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो हमने बताया। बड़े सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि 25 मिनट की कार्रवाई के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी, क्या क्या तैयारी की गई होगी, ये सब चीज़ें जो हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश सुमन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपके पास अपडेट है जो बैठकों का दौर चल रहा है, सरकार की जो अब रणनीति है वो क्या दिख रही है? भारत ने इस स्ट्राइक के बाद जो है कम से कम 5 देशों के प्रतिनिधियों से बात की है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत अपने साथ लेने में कामयाब रहा है। लेकिन अभी आज दिन भर जो गतिविधियां रहेंगी और राजनीतिक गतिविधियां, कूटनीतिक गतिविधियां, उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे जो भारत की प्रतिबद्धता थी कि सारे देशों को सूचित किया जाए कि किस तरह की घटना हुई है। इसीलिए आपको याद होगा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने और फिर बाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने भी तकरीबन 45 देशों के राजदूतों को बुलाकर, साउथ ब्लॉक में बुलाकर उनसे बात की और उन्हें पहलगांव की घटना की जानकारी दी थी। अब जब एक्शन एक हुआ है आज रात में, उस एक्शन के बाद भी जैसे कि 5 देश आपने बताया, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, उनको कल रात में ही वाशिंगटन डीसी में इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमने एक एक्शन लिया है। और वो एक्शन ये हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो रिजोल्यूशन लिया था कि इस आतंकवादी हमले का जो परपेट्रेटर्स है और इस हमले को जो फैसिलिटेट करने वाले हैं उनको सजा दी जाए, तो उसके हिसाब से हमने उनको अभी सजा दी है। तो एक बात उनको बताई गई। अभी जो विदेश मंत्रालय सूत्रों से और जो खबरें आ रही है उसमें है कि उन जिन 45 देशों को हमने ब्रीफिंग दी थी पहलगांव की घटना के तुरंत बाद, उन देशों को भी सूचित किया जा रहा है, उन देशों को भी बताया जा रहा है कि हमने क्या किया है। क्योंकि जो अंदेशा इस बात का है कि पाकिस्तान इसको एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि सिविलियन इलाके में भारत ने हमला किया है। तो इसके खिलाफ भारत लगातार अपने विदेशी मित्रों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है और जिसमें आतंकवादी कमांडर भी शामिल थे और वहां जो थे वो उनकी जानकारी जैसे जैसे आएगी वो दिया जाएगा। लेकिन ये सारे 9 आतंकवादी जो जिसमें कि एक जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, एलईटी का जो हेडक्वार्टर है दूसरी जगह, उन 2 जगहों पे हमला हुआ है। दोनों जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिबंधित संगठन है। तो इन पे इनको अगर सजा दी जाती है तो किसी भी देश को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए। इजराइल के एम्बेसडर ने अभी सुबह सुबह एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारत को डिफेंड करने का अधिकार है। उसके बाद जो आश्चर्य की बात है कि चीन के जो प्रवक्ता है यहाँ के दूतावास के, उसके प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा कि आतंकवाद के किसी भी फॉर्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे भारत की इस जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। जो भी है सब लोग समर्थन कर रहे हैं और समर्थन इस बात के लिए कर रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है बहुत ही
तरीके से, सलीके से और टारगेटेड हमला हुआ है। कोई ऐसे स्पोराडिक कहीं भी जाके हम बम गिरा के नहीं आ गए। इसलिए भारत की इस कार्रवाई का जो विदेश में जितने लोगों से मुझे संपर्क हुआ है अभी तक, उन सारे लोगों ने कहा है कि भारत को डिफेंड करने का अधिकार है और उस डिफेंड करने के अधिकार के कारण अगर विदेश सचिव ने जो जैसा कि कहा कि हमने प्रिएम्प्ट किया कि हम यहाँ वो जो आतंकवादी संगठन है वो और हमले कर सकते थे, तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने ये कार्रवाई की है। तो प्रिएम्प्ट करने का भी अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। हम प्रिएम्प्ट करते हैं अगर कोई खतरा हमारी सुरक्षा को, तो उसको रोकने के लिए हम कार्रवाई करते हैं। तो इसी के तहत भारत ने अपनी पोजीशनिंग जो की है संयुक्त राष्ट्र में या अपने मित्र देशों में, जो अन्य देश हैं जिनसे हम संपर्क में थे, उन सारे लोगों को इस बात के लिए सूचित किया जा रहा है। जी, सबको सूचित किया जा रहा है क्योंकि ये कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत कोई चूक नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई थी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि भारत की सेना की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और कार्रवाई है। और ये आज़ाद भारत के इतिहास में, पाकिस्तान बनने के बाद के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने इस तरह से घुस करके स्ट्राइक करी है। और वो भी ऐसा नहीं, भारत की सेना तो 1971 में काफ़ी अंदर चली गई थी, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से कोई विमान अंदर नहीं गया, भारत की तरफ से कोई जो हवाई सीमा थी उसका उल्लंघन नहीं किया गया, कोई सैनिक अंदर नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भारत ने एक बड़ी स्ट्राइक किया। ये टेक्नोलॉजिकल जो ताकत है भारत की, ये उसका बड़ा प्रदर्शन है। जनरल साहब, ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि इस 25 मिनट के कार्रवाई के लिए क्या तैयारियां की गई होंगी, किस तरह की तैयारियां की गई होंगी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा 25 मिनट, क्योंकि इसमें भारत को कोई नुकसान ना हो, भारत का अपना कोई नुकसान ना हो और कार्रवाई भी जो है वो सफलतापूर्वक हो जाए। तो 25 मिनट के लिए कितनी तैयारियां की गई होंगी? देखिएगा अशोक जी, जब प्रधानमंत्री से सब मिले होंगे तो प्रधानमंत्री ने अपना ओवर व्यू दिया होगा कि वो क्या चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि LOC पार ना हो, वो चाहते हैं कि सिविल का कोई भी जो ढांचा है वो बर्बाद ना हो, वो चाहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के हमला को बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि भावलपुर में उनका 31 कोर हेडक्वार्टर है, जहाँ पे मसूद अजहर का पूरा मारा ढांचा गिराया गया है, उसी के बगल में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गलती होती है तो कहीं पर भी जाकर के वो टारगेट हो सकता था। तो ये सब जब उन्होंने मोटी मोटी बातें कही होंगी, तब तीनों चीफ्स ने मिलकर के प्लान किया होगा कि किस तरीके से करना है, कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, किसको कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी है, कितना प्रिसिजन के साथ लेना है, कौन किधर होगा, किसकी मिसाइल कहाँ से जाएगी, किसका हवाई जहाज़ किधर होगा, और नेवी जो है वो किस तरीके से जो भी उनको ब्लॉकेट करना है, जैसे भी है, जो सब ने मिल करके कार्रवाई की है। और ये सब मिल करके उसको पूरा अपना प्लानिंग करके फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को दोबारा बताया होगा कि वो सब तैयार हैं और जब आप चाहें आदेश दीजिए। उसके बाद जैसे हमें मालूम है कि रात के 1 बजे आदेश मिला और 1:30 बजे तक 25 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म जो उन्होंने करना था ऑपरेशन सिंदूर। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे, खुद मॉनिटर किया उन्होंने पूरा 25 मिनट का ये ऑपरेशन की किस तरीके से जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि आफ्टरऑल गलती हो सकती थी, गलती हो भी जाती है कई बार, पर लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन, प्रोफेशनलिज्म वो सब दर्शाया। और जो प्रधानमंत्री चाहते थे, जो देश चाहता था, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी पे हुआ, हम लोगों ने अटारी बॉर्डर बंद किया, हमने वीज़ाज बंद किए, हमने उनके आदमियों को बाहर निकाला, सब कुछ किया, लेकिन वो आक्रोश जो काइनेटिक है कि हमने अभी तक मारा क्यों नहीं किसी को, हमने बदला क्यों नहीं लिया, हमारे लोगों को इन्होंने मारा इस तरीके से और वीर नारियाँ बना दी, ये जो एक आक्रोश था, अब मुझे लगता है उसके बाद ठंडा पड़ा है और लाठी भी सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। तो मेरे लगता है कि पाकिस्तान ने अब कोई भी, मेरी राय है कि पाकिस्तान ने कोई अननेसेसरली रिटेलिएशन की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही इसका सौदागर है, पाकिस्तान ने ही शुरुआत की, भारत ने इसको समाप्त करने की कोशिश की। अगर फिर पाकिस्तान शुरू करना चाहता है तो मैं जैसे कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, अब उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन होगा जिसमें पाकिस्तान का ज़बरदस्त नुकसान होगा। और वो पाकिस्तान खुद जानता है कि बलूचिस्तान का क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा, सिंध और पंजाब का क्या होगा। लेकिन ऐसे में आगे क्या, क्योंकि ये जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अकेली कार्रवाई नहीं होगी भारत ने जो कुछ किया,
ऐसा नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान को भी समझते हैं, आपने उनके 100, 150, 200 या 300 आतंकवादी भी मार दिए होंगे तो उसके बाद उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आतंकवाद पैदा करने की एक मशीनरी है। तो सवाल यह है कि इसके साथ कुछ और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, पाकिस्तान को जो है जवाब भी दिया जा सके, ऐसी भी आपको संभावना लगती है? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, $7 बिलियन, $7 अरब का जो IMF लोन दे रहा है उसका भी एक किस्त, अभी $1 बिलियन की किस्त बाकी बची हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ग्रे लिस्ट में उनको डालता है तो उनको फिर से फंड रेज करने, और क्योंकि जब तक पाकिस्तान टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा रहेगा जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, उसके अलावा पाकिस्तान की जो फौज है कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा या विश्व को उसके ऊपर जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि एक फौज जिसका खुद का बिजनेस, जिसको तकरीबन वो $30 अरब सालाना कमाते हैं, और सरकार जो पाकिस्तान की सरकार है वो भी सबसे मांग करके जो पैसा इकट्ठा करती है उसमें $10 अरब वो अपनी फौज को चलाने के लिए लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये फौज है या ये क्या है, एक बिजनेस है। और वो बिजनेस जिससे पूरा विश्व में जैसे कहते हैं ये हर एक देश की फौज होती है, लेकिन यही ऐसा फौज है जिसकी पूरा देश है, पूरा देश। और कोई भी आप उनके एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देख लो, क्या वो वहाँ पे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते? सारे के सारे रिटायर होते नहीं कि बाहर प्रदेश में चले जा करके बस जाते हैं। इनकी आप देखिएगा, इनका भी परिवार इन्होंने भेजा, यानी कि इनको मालूम था कि हिंदुस्तान जो है वो बदला लेगा, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को पहले ही वहाँ से हटा करके बाहर भेजा। बिल्कुल, और सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के और भी जो तमाम सैन्य अधिकारी थे उनके बारे में भी खबरें हैं कि उन्होंने अपने परिवार को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन सबको मालूम था कि भारत जो है कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा, और इसीलिए सब लोग अपने अपने परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे थे। लेकिन मसूद अजहर जो है वो अपने परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढ पाया, और उसके परिवार के जो है 10 लोगों के मारे जाने की खबर है इस वक्त जो तमाम खबर आ रही है। और इस बीच हम ये भी देख लेते हैं कि जिस तरह से भारत ने इस पर पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, भारत द्वारा इस आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों में किस तरह से खुशी का माहौल है। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने कैसे क्या प्रतिक्रिया जताई, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने उनकी प्रतिक्रियाएं ली, जरा उसको भी सुन लेते हैं। मध्यरात्रि 2 बजे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, और लाल चौक पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। क्या उद्गार हैं आपके? पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप्स को जमींदोज किया गया है, 9 जगहों पर अटैक किया गया है। जो देश के गद्दारी करेगा सरकार भी खिलाफ है, हम लोग भी खिलाफ हैं। भारत ने बहुत प्रिसाइज तरीके से, सीमा हमने नहीं पार किया है, लेकिन हमने मिसाइलों के जरिए उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से दहशतगर्दी यहां पर भेजी जाती थी। यहां की आवाम ने 23 तारीख को हमने खुद देखा था, हाथों में मोमबत्ती लेके पूरी कश्मीर की आवाम खड़ी हुई और इसका भर्त्सना की गई, कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। साफ संदेश पाकिस्तान को तो नक्शे से मिटा देना चाहिए, वहां ही अपना जो श्रीनगर है ऐसे ही बना देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग बेईमान आदमी है। जब कोई वार्तालाप करते हैं ना वो विदेश लेवल पे हिंदुस्तान और भारत की, उनमें मन में बेईमानी होती है, मन साफ नहीं है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जहाँ के CM उमर अब्दुल्ला जी, इन दोनों को, क्योंकि सेंटर और स्टेट का मिलान जरूरी है, सेंटर और स्टेट का मिलान जरूरी होने के बाद लोगों को, आज हम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट से देखा है, पंजाब से जैसे देखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया वहाँ। हमारे तो कोई गोली बजी नहीं है, अगर धोखे से मेरे गोली मार देगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं आतंकवादियों को, मैं भी मारूंगा आतंकवादी, चाहे मैं हाथ से मारूं चाहे लातों से मारूं, मैं डरूंगा नहीं। हम इस पे बात करेंगे जो आज अटैक किया गया है रात में पाकिस्तान के, वो दहशतगर्दाना कैंप, चाहे वो बहावलपुर में हो, चाहे वो सियालकोट में हो, केवल POK में ही नहीं, POK के 5 स्थानों को और पाकिस्तान की ज़मीन पर 4 स्थानों पर हमले किए गए हैं। सर मैं तो कहता हूँ जितने आतंकवादी कैंप हैं, चाहे ISI का हो, चाहे लश्कर तोयबा का हो, चाहे जो हमारे पंजाब से भागे हुए हैं, पाकिस्तान बैठे हैं बब्बर खास सेंटर, इन लोगों को खात्मा जरूरी है। जे अगर आज 4 जगह किए है, कल 10 जगह करें, हम साथ देंगे। हम ये भी कहेंगे आदरणीय 140 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दें, कोई किंतु परंतु ना करे, विपक्ष भी साथ दें। नहीं, हम देख रहे हैं हर कोई साथ है।
सुरक्षा बलों के साथ है। सेना ने जो अभूतपूर्व कार्रवाई की है और साथ ही साथ 9 स्थानों को दहशतगर्दाना 9 स्थानों को पाकिस्तान के जमींदोज किया है। ये लोगों के उद्गार हैं लाल चौक से, जो ये बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार जो किया गया है वो बेहद प्रशंसनीय है और आतंकवाद की कमर तोड़ देना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। तो लोगों को संतुष्टि जरूर हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। तो भारत में लोग जो हैं, ये भी एक जब लाल चौक में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर देना चाहिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। ये है ही दिल मांगे मोर कि भैया और पाकिस्तान को कैसे, क्योंकि वो आतंकिस्तान से जिस तरह से दुनिया परेशान है, भारत परेशान है, इसलिए लोगों के मन में ये भाव है। बहरहाल इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। शुभम द्विवेदी के पिता ने कहा कि जब से ये खबर सुनी है पूरा परिवार जो है संतुष्ट महसूस कर रहा है। वहीं शुभम द्विवेदी की पत्नी ने पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक को असली श्रद्धांजलि बताया। मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मनीष रंजन के भाई राहुल रंजन ने आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की सराहना की। लेकिन अभी जो सरकार कर रहा है वो अभी शुरुआत है। मतलब ऐसा चाहिए, स्ट्राइक चाहिए कि मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए। जो मतलब आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और दोबारा मतलब ऐसा जो वाकया हुआ है या घटना घटी है दूसरों के साथ ऐसा ना हो, उस तरह से ऐसा स्ट्राइक करें कि दोबारा सोच भी ना पाए वो लोग। तो फिर से कह रहा हूं कि लोग यही कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, इस तरह की कार्रवाई करे कि पाकिस्तान दोबारा जो है अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, ये लोगों की भावना है। लेकिन जो भी हुआ, कार्रवाई जो है बड़ी जोरदार हुई है। पाकिस्तान में खौफ है, दहशत का माहौल है, वहाँ आतंकवादी भी जो हैं वो डरे सहमे घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको मौत क्यों नहीं आ गई, जो है जिस तरह से उनके अपने मारे जा रहे हैं। और ये भारत का बदला जो है ये आतंकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो है भूल नहीं पाएंगे। भारत ने जो वार किया है उसको पाकिस्तान बहुत आसानी से भूल नहीं पाएगा। बहरहाल अभी और भी बहुत कुछ अपडेट हैं, हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और हमारे साथ जुड़े। जनरल कुलकर्णी लगातार इन खबरों पर अपडेट हमारे साथ दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, कुछ ही देर में लौट रहे हैं। तमाम और अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।